ठीक है, माइक का पोजीशन ठीक है। नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज़वर्ड्स देख रहे हैं। रोज की तरह आज भी अखबार की सुर्खियों के साथ अब कुछ अपनी बात लेकर आपके साथ हूँ। आज 3 दिसंबर है, मंगलवार। वे आज कुछ खास करी बातें क्या होनी है, इससे भी पहले जान लीजिए और कुछ खास बातें हुई क्या हैं, इसको भी जानना जरूरी है। फिर अखबार की सुर्खियों पर चर्चा। ये संसद का सत्र चल रहा है, 5 दिन बीत गए, हंगामे की भेंट चटी रही। 5 दिन में लोकसभा में सिर्फ 15 मिनट कार्यवाही चली। और वहाँ अडानी का मुद्दा हो या फिर संभल में जो दंगा हुआ, मस्जिद में मंदिर को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, और फिर मणिपुर में हिंसा, ये मुद्दे थे जिसको लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। अब वहाँ विपक्ष भी इंडिया घटक दल में ही मतभेद हो गया है। कांग्रेस अभी अडानी मुद्दे पर सरकार को घेरती रही और उसी पर चर्चा करने पर लड़ी थी। वहीं टीएमसी और सपा पार्टी दूसरे मुद्दे पर भी चर्चा चाहती है। अब इसको लेकर कल स्पीकर ने बैठक बुलाई तो एक बात तो बन गई, सरकार तैयार हो गई कि भाई आप संविधान पर चर्चा कर लीजिए, आप संभल पर चर्चा कर लीजिए, आप मणिपुर पर चर्चा कर लीजिए। तो कांग्रेस भी कुछ हद तक बैकफुट पर दिखी। तो आज लगता है कि आज कल स्पीकर ने जो बैठक की थी सभी फ्लोर लीडर्स के साथ, तो बात बन गई है। आज से लगता है कि संसद की कार्यवाही होगी, मतलब प्रश्नोत्तर की काल की कार्यवाही आज चलेगी। अब ये इंतज़ार कीजिए, 11 बजे से संसद की कार्यवाही शुरू होती है और अब लोकसभा में भी और राज्यसभा में 2-2 दिन संविधान पर चर्चा होगी। संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनी है हाल में। अब इसके बाद दोनों सदनों में प्रधानमंत्री भी जवाब देंगे। तो एक तो ये सॉर्ट आउट हो गया, जो आज एक संविधान की रक्षा एक मुद्दा बना हुआ है, सियासी मुद्दा बना हुआ है। आप देखते होंगे कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हमेशा संविधान हाथ में लिए रहते हैं, संविधान की कॉपी, और संविधान की रक्षा का अभियान चला रहे हैं। संपूर्ण विपक्ष, इंडिया अलायंस जिसको कहते हैं आप, वो सब लोग, चाहे वो सपा हो चाहे बिहार में राजद हो, सभी संविधान की रक्षा ही की बात करते हैं। तो अब उस पर चर्चा होगी। अब फिर जो विपक्ष की मांग थी संभल को लेकर भी चर्चा होगी और फिर मणिपुर हिंसा को लेकर भी चर्चा होगी। तो आवाज़ से स्मूथ कार्यवाही चलेगी, ये उम्मीद की जानी चाहिए। एक तो रही आपके सामने ये चर्चा। अभी आप सभी जानते हैं कि सदी पुरानी जो कानून थी, सीआरपीसी, आईपीसी और साख एविडेंस एक्ट, वो सब पूरी तरह से अब नया कानून हो गया है और जुलाई से पूरे देश में लागू हो गया है। तो केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में आज एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है इसी को लेकर के, और उसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी परिसर में यह कार्यक्रम है। आज एक मंच से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का संबोधन होना है। ये बहुत कम बार ऐसा होता है। आप सभी देखते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जहां एक मंच से संबोधन करते हैं। तो आज एक अवसर होगा और वो 3 जो नए कानून बने हैं उसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी वहाँ होगा कि भाई इस कानून की बदौलत, जो नया कानून आया है, बहुत सारी धाराएं बदल गई हैं, उसका नंबर बदल गया है। तो इसके कारण कानून तोड़ने वालों को, खासकर हत्या के केस में, कैसे जल्दी सज़ा दिलाई जा सकती है, इसका भी एक डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। पुलिस के जांच का कैसे जांच करेंगे, कैसे कार्रवाई होगी, कैसे साख जुटाएंगे। तो ये एक बड़ा इवेंट है। अभी पिछले 23 नवंबर को ही महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का नतीजा आ गया था। आज तभी महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनी। अब सब तय हो गया कि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को मुंबई के आज़ाद मैदान में होगा। उसमें प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं। अब विशाल मंच बन रहा है। एक और जहां प्रधानमंत्री रहेंगे और भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री रहेंगे। एक बड़ा बिग शो होगा वहाँ। इंडिया अलायंस का जो वहाँ महाराष्ट्र में महायुति कहते हैं उसको। अब फिर उसमें अब उस शपथ ग्रहण में अभी तक तो जो संकेत मिल रहा है आधिकारिक तौर पर, तो
कल घोषणा हो जाएगी। कल भाजपा विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और गुजरात के पूर्व सीएम रूपानी जा रहे हैं वहाँ। तो एक औपचारिकता होती है, तो एक सस्पेंस है, अभी भी आधिकारिक घोषणा जब तक नहीं हुई, लेकिन ऑलमोस्ट तय है कि वहाँ देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बनेंगे। लेकिन हाँ, अब 23 नवंबर को इतना शानदार बहुमत, प्रचंड बहुमत से जीत मिली है, लेकिन सरकार बनने में इतना देर लग गया, आने वाले दिन के लिए शुभ संकेत नहीं मैं मानता हूँ। अब वहाँ एकनाथ शिंदे तैयार तो हो गए, उन्होंने कहा कि भाजपा जो तय करेगी, जिसको बनावे हम कोई अड़चन नहीं करेंगे। ये भी बोल रहे हैं कि जनता चाहती है उन्हें ही सीएम के रूप में देखना, बहुत शानदार काम किए हैं। और फिर गृह विभाग को लेकर भी एक वहाँ अभी अड़चन है, ये चर्चा है अभी। और उसमें था कि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम रहते, होम विभाग उनके जिम्मे था, अब यदि वहाँ एकनाथ शिंदे उसी सरकार में डिप्टी सीएम बनते हैं तो उनके पास होम होना चाहिए। अभी भी तो बीजेपी का नेतृत्व जो तय करेगा, हालांकि अभी तैयार नहीं है कि हाँ गृह विभाग डिप्टी सीएम को दिया जाए, वो भाजपा खुद रखना चाहती है। गृह कार्मिक तो आमतौर पर रहता भी है। और फिर अब स्पीकर कौन होगा महाराष्ट्र असेंबली का, एक की भी चर्चा है कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि नहीं उनकी पार्टी को स्पीकर मिले। तो 132 सदस्य हैं बीजेपी के 288 सदस्य वाली विधानसभा में, तो ये मांग भी शायद बीजेपी नहीं मानने जा रही है। ये सरकार बनेगी, अजीत पवार तो बिल्कुल खुलकर साथ हैं और उनका डिप्टी सीएम भी बनाता है और उनकी केमिस्ट्री बीजेपी से पूरी जम गई है। चचा भले खिलाफ हैं, इस शरद पवार की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अजीत पवार की पूरी अब बीजेपी से केमिस्ट्री बन गई है, तो उनका डिप्टी सीएम भी बनना है और जो विभाग उनको मिलना है वो भी सब तय हो गया है। अब आज वो दिल्ली में हैं, होम मिनिस्टर से मिलने गए हैं और उसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाले सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी बात करेंगे। तो ये तो महाराष्ट्र की चर्चा हुई। अब झारखंड में तो अकेले ही हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली है, तो 2 दिन में वहाँ भी मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है और उसमें राजद और कांग्रेस की सहभागिता होगी, वहाँ वे मंत्री बनेंगे। 10-12 मंत्री अभी बनाए जाने की बात हो रही है। तो ये तो रही जो अभी होना है। अब कुछ आपके सामने खास और चर्चा भी करना मुनासिब मैं समझता हूँ। अभी बिहार में चुनाव न होना है अगले साल नवंबर में, तो अब यात्राओं का दौर सिलसिला शुरू हो गया है। अब तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं, वो अभी अपने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं का दर्शन और संवाद का कार्यक्रम को लेकर फिर यात्रा पर निकल रहे हैं। कल से उनकी यात्रा ये शुरू हो रही है। कल जो शेड्यूल पार्टी कोर्ट से जारी किया गया है, कल से वो निकलेंगे और 4 तारीख से लेकर के अब 22 तारीख तक का भी उस शेड्यूल उनका जारी हो गया है। कल वो यहाँ से निकलेंगे और फिर कल मुंगेर जाएंगे, 5 तारीख को खगड़िया रहेंगे, 6 को बेगूसराय रहेंगे, 7 को लखीसराय रहेंगे, शेखपुरा। अब फिर नेक्स्ट चरण में फिर 15 दिसंबर को सुपौल जाएंगे, 16 को सहरसा जाएंगे, 17 को मधेपुरा जाएंगे, 18 को अररिया जाएंगे, 19 को किशनगंज जाएंगे, 20 को पूर्णिया जाएंगे, 21 को कटिहार जाएंगे और 22 दिसंबर को भागलपुर में जाएंगे। इस तरह से चुनाव के पहले जो राजद ने एक लक्ष्य रखा है कि 2025 के चुनाव में हमें सत्ता में आनी है, तो पहले वो पार्टी संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और देखिए इस बार जो 2-4 सीटों के लिए उपचुनाव हुआ, उसमें तो राजद को बड़ा झटका न लगा है। उसकी 2 सीटें थी, उनकी दोनों सीट छीन गई। ये मैं बात कर रहा हूँ बेलागंज की और रामगढ़ की। तो अब इस बार जो तेजस्वी की यात्रा है ना, उसमें वहाँ ये भी एक ज़मीन टटोलेंगे कि कार्यकर्ता क्या चाहते हैं। जो उनके मौजूदा विधायक हैं 75, उसमें उन मौजूदा विधायकों की हालत क्या है, क्या स्थिति है। लोकसभा के चुनाव में 75-77 विधायक रहते, राजद को मात्र 35 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी। तो अब कई विधायकों पर, राजद के विधायकों पर तलवार लटकी है, शायद टिकट न मिले। अब कुछ विधायकों के बारे में चर्चा हो रही है कि वो चुनाव के पहले पाला भी बदल सकते हैं। 5 विधायक तो पाला बदल न चुके हैं। तब ये पार्टी संगठन को मजबूती के लिए तेजस्वी की यात्रा शुरू हो रही है। अब वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 15 दिसंबर से अब यात्रा पर जाने वाले हैं। यह भी उनके मुख्यमंत्री के रूप में ये 15वीं यात्रा होगी। हर विधानसभा के चुनाव के पहले वो यात्रा पर निकलते हैं।
और इस बार महिला संवाद कार्यक्रम के तहत वो यात्रा करने वाले हैं। तो लोग ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार महिला वोटर को, आधी आबादी को साधने के लिए निश्चित रूप से जिस तरह से महाराष्ट्र में, जिस तरह से बंगाल में, जिस तरह से पड़ोसी राज्य झारखंड में कहीं मैया सम्मान योजना, कहीं लाडली बहना योजना तरह से जो महिलाओं के लिए कुछ दिया जा रहा है, निश्चित रूप से इस बार नीतीश कुमार कुछ बड़ी योजना सोच रहे हैं। अब बिहार में भी संभव हो 18 साल से 25 साल तक की महिलाओं को कुछ 1000 मासिक देने की बात करें, या जो बिहार में तो एक और न उपलब्धि है कि जीविका दीदियों का कोई 11 लाख जीविका दीदियाँ हैं, तो अब वो सब तो लोन मिलता है, लोन लेकर के काम करती हैं। कोई ठीक नहीं है, कहीं उनकी लोन की भी माफ़ी करने की घोषणा कर दें, लेकिन निश्चित रूप से महिला वोटर को साधने के लिए मुझे लगता है इस यात्रा के बाद कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। अब ये भी आपको याद होगा कि बिहार में जो पूर्ण शराबबंदी लागू है अप्रैल 2016 से, ये महिलाओं के ही मांग पर हुआ है। हालांकि इसमें अब अलग अलग राय हो रही है, पूर्ण शराबबंदी है लेकिन शराबबंदी तो फेल हो गई है। तो अब ये भी एक चर्चा होती है कि ऐसी शराबबंदी का क्या मतलब। सरकारी खजाने को अभी कोई 20,000 करोड़ का एनुअल लॉस हो रहा है, और इतनी ताकत लगी है फिर भी शराबबंदी की खे पानी नहीं बंद हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं। अब तो सरकार पीने वालों से ज़्यादा बेचने वाले, तस्करी करने वालों पर लाकर जो शराब की खेप लाते हैं उसको पकड़ने पर और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए अब चलिए काम करना। लेकिन फिर भी पूर्ण शराबबंदी के राज में शराबबंदी की खेप आते रहना, और खपत भी अब कम नहीं है। आप जान लीजिए जितनी शराब पुलिस पकड़ती है उसे कई कई गुना शराब का कारोबार हो रहा है। अब तो लोग कहते हैं कि कोई 20-25 हज़ार करोड़ का ही काला धंधा हो रहा है। कहा कि जब शराब की खेप पकड़ी जाती है तो कहा जाता है कि 50 लाख की शराब की खेप पकड़ी गई है। तो ये अभी जो मुख्यमंत्री का संवाद कार्यक्रम होगा तो उसमें एक ही भी इशू होगा। निश्चित रूप से महिलाओं से पूछेंगे कि भाई आप लोग के कहने पर हमने शराबबंदी लागू की थी, तो आप क्या कहते हैं। हालांकि अब बहुत सारा महिला समूह कहती है कि भाई ये शराबबंदी तो फेल हो रही है। हालांकि वो शराबबंदी समाप्त करने के पक्ष में नहीं है, और अभी भी जो आवाज़ आएगी वही आएगी कि शराबबंदी लागू कीजिए लेकिन सख्ती से लागू कीजिए, एकदम शराब की एक बूंद ना दिखे कहीं। अब ये देखना है बिहार सरकार के लिए भी, क्या है कि तो प्रशासन की संलिप्तता कही है, सबकी इसमें संलिप्तता है, तभी तो शराब आ रही है, बिक रही है। तो अब एक इशू है, मुख्यमंत्री इस पर निकल। जन स्वराज के करता धरता प्रशांत किशोर की यात्रा तो चल ही रही है, रोज वो हमला बोल रहे हैं प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर, राजद पर। अब इसी तरह से और दूसरे नेता भी पदयात्रा और कार्यक्रम तो अभी चलता रहेगा, लेकिन खासकर 2 नेताओं की, ये जिलों की यात्रा, मुख्यमंत्री की 15 दिसंबर से और तेजस्वी की 4 दिसंबर से एक सियासी नज़र होगी, और इससे प्रदेश की राजनीति में और गर्मी आएगी, ये तो निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। एक और चर्चा जो आपके सामने करना मैं समझता हूँ कि लाजमी है, अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वित्त मंत्री वाणिज्यकर विभाग भी है, और वो जीएसटी जो लागू है ना पूरे देश में, उसका मंत्री समूह है जो अभी 4 तरह का रेट है जीएसटी का, 5%, 12%, 18%, 28%। तो ये सब बहुत सारा कौन कौन चीज़ पर टैक्स घटाया जाए, बढ़ाया जाए, किसको छोड़ा जाए, यही मंत्री समूह विचार करता है। और जब ये सलाह देता है तो जीएसटी काउंसिल की जब केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होती है, उसमें उसको अनुमोदित किया जाता है। तो फिर वो अब तो बजट के माध्यम से नहीं, बीच में भी सब घटते बढ़ते रहता है। तो अभी सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में अभी जो बैठक हुई है पिछले दिन, उसमें एक बड़ा फैसला हुआ है, और वो सिफारिश की है कि एक 35% का भी स्लैब आप बनाइए, और उसमें कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, ये सब को आप और टैक्स के दायरे में 35% इसको कीजिए, एक सलाह ही है। लेकिन उसमें एक और भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा जनहित को ध्यान रखना चाहिए। टैक्स, ये जो जीएसटी में मंत्री समूह के लोग हैं ना, कैसे आमदनी बढ़े, कैसे टैक्स से और राजस्व बढ़े, यही चिंता होती है। थोड़ा लोगों की राहत की बात भी सोचिए। अब रेडीमेड जो कपड़ा है ना, उस पर अभी 1500 रुपये तक का कपड़ा होगा, उसमें 5% जीएसटी लगाने की बात की है, और 1500 से ऊपर होगा
10,000 तक को तो उसमें 10% GST लगाने की बात हुई है। मुझे लगता है कि अब आम गरीब मध्यम वर्गीय ऐसे लोगों के लिए जो ये रेडीमेड का है ना 1500 का, इसको टैक्स के दायरे से बाहर करना चाहिए। ये रोटी कपड़ा मकान ही सस्ता होना चाहिए, तभी आम लोगों को राहत होगी। जैसे आज आप फ्री अनाज 80 करोड़ परिवार को दे रहे हैं, तो कपड़ा कैसे सस्ता मिले? अभी तो सिलाई भी महंगी हो गई है। और बांग्लादेश में इसी रेडीमेड के इंडस्ट्री से एक वहाँ बूस्ट आया है इकोनॉमी को। तो इस पर सोचना चाहिए कि भाई रेडीमेड का कपड़ा जो खास करके अब गरीब गुरबा मध्यम परिवार के लोग हैं, 1500 तक के कपड़े को तो टैक्स नेट से बाहर करना चाहिए। अब जैसे खुला आटा है ना, उसमें टैक्स नहीं है और पैकेट आटे पर टैक्स है, तो आप उसको भी सोचिए कि 5 किलो तक यदि स्वच्छता की दृष्टि से और मध्यम और आय वर्गीय लोग अब 5 किलो का आटा का पैकेट मंगा लेते हैं, आप उस पर भी टैक्स ले रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ जो आम खपत की चीज़ है, इसको आप टैक्स नेट से बाहर कीजिए या कम टैक्स रखिएगा तो उसका कंजप्शन ज़्यादा होगा, तो इकोनॉमी में और इससे वॉल्यूम बढ़ेगा। एक ये भी दृष्टि रखनी चाहिए मुझे लगता है। हालांकि पेट्रोल डीजल को भी GST के दायरे में लाया जाए, ये बात तो बहुत दिन से चर्चा हो रही है, कोई राज्य सरकार तैयार नहीं है। अभी बैट के माध्यम से ये सबसे बड़ा आय का संसाधन है राज्यों के लिए, लेकिन आज बैट और उस पर टैक्स घट जाए ना, तो अभी जो पेट्रोल डीजल की कीमत है वो आधी हो सकती है। तो ये तो एक चर्चा रही जो आपके सामने कुछ सुर्खियां हैं, और फिर उसमें मैंने अपनी बात आपसे बताई। अब कुछ कल एक और चर्चा जो आज की सुर्खियां हैं, कल लखीसराय में 2 दिन का वहाँ यूथ महोत्सव हुआ था। उसमें वो क्षेत्र के विधायक भी हैं, विजय कुमार सिन्हा मुख्यमंत्री हैं, उस कार्यक्रम में थे। एक बड़ी घोषणा की है उन्होंने कि हर जिला में अब अटल कला भवन बनेगा, और जो कलाकार हैं उसको बढ़ावा देने के लिए खेल के लिए तो सरकार कर ही रही है, कलाकारों के लिए भी कुछ विशेष तवज्जो देगी, ध्यान देगी। ये बात कही गई है सरकार की ओर से। सरकार की ये मंशा और नीति मुझे तो बहुत अच्छी लगी। सचमुच में इसमें आगे कुछ करना चाहिए ही सरकार को। अब आज की सुर्खियों पर चर्चा। संक्षिप्त में कुछ ऐसी बातें बड़ा दुखद है बिहार के लिए। एक तो प्रारंभ में ये चर्चा मुझे करनी चाहिए थी, जो मैंने आपसे कहा कि देश रत्न, भारत रत्न, बिहार के गौरवान बानसान राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती है, जन्मदिन है। न सिर्फ बिहार, पूरे देश में आज उनके प्रति श्रद्धा निवेदित किया जाना चाहिए। मैं भी अपनी ओर से उनके प्रति श्रद्धा निवेदित करता हूँ। और ख़ासकर एक दुखद खबर भी है, अब ये साझा करना भी बहुत ज़रूरी है। बिहार का एक लाल, सुपौल का रहने वाला हर्षवर्धन, जो 2 नौकरी छोड़ी थी। वो पूर्णिया जिले के वाईसी में पंचायती राज पदाधिकारी थे और पहली बार UPSC की परीक्षा में कम्पीट किया और IPS बन गए। कर्नाटक में ASP में फली पोस्टिंग के लिए संडे को वो जा रहे थे। अब पोस्टिंग स्थल से 10 किलोमीटर उनकी कार एक्सीडेंट हो गई, वो उनकी मौत हो गई। तो बिहार के एक लाल की, एक बिहार के लिए गौरव की बात थी। एक असामयिक मौत सचमुच दुखद है। उनके परिजन परिवार को ये दुख सहने की शक्ति हो, और सही में हर लोग के लिए एक दुखद खबर है। तो एक चर्चा करना जरूरी है। हर्षवर्धन के प्रति मेरी पूरे दिल की गहराई से श्रद्धांजलि देता हूँ, और अब उस परिवार के लिए सचमुच में इससे बड़ा दुखदायी क्या हो सकता है। अब कुछ जो खास चर्चा भी करनी हो, आप जानते हैं कि अब फिर दिल्ली के आसपास किसानों का जमघट लग रहा है। और किसान ने तो अभी पिछले वर्षों से जैसी एकजुटता दिखाई कि जो सचमुच जनता यदि एकजुट हो जाए तो सरकार हिल जाती है। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने कृषि कानून 3 बनाया था, सबको वापस लेना पड़ा, राष्ट्रपति से सहमति हो गई थी। कितनी अड़ती लड़ती रही नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की, ये कानून बहुत ज़रूरी है, किसान के हित में है, देश के हित में है। यहाँ तक कि आंदोलन में जो शरीक थे उनके बारे में बहुत कुछ अलग अलग ख्याल रखा गया, लेकिन फिर भी सरकार झुकी उस लोकसभा चुनाव के पहले। और फिर विधानसभा के भी चुनाव थे ना उस समय यूपी में। खैर अब फिर किसान आगे बढ़े। उनकी मुख्य मांग है
कि भाई आप जो ज़मीन अधिग्रहण करते हैं तो उसका 10% हमको डेवलप्ड लैंड दीजिए, और हमारे पुनर्वास के लिए, हमें हमारे रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए भी आपको एक गारंटी देनी होगी। अब इस मुख्य मांग को लेकर पंजाब के, चंडीगढ़ के, उस आसपास के किसान फिर दिल्ली कूच कर रहे थे। कल तो किसी तरह से रोक दिया गया है और एक समझौता हुआ है कि भाई मुख्य सड़क पर नहीं, नोएडा के लिए जो एक्सप्रेस वे है, कल पूरे दिन वहाँ बहुत जाम रहा था, तो 7 दिन के लिए टाला गया है। और किसान भी आमदा हैं कि भाई ये संसद का जो सत्र है, हम संसद को ही घेरेंगे। एक इशू फिर आ गया है ये केंद्र सरकार के लिए सचमुच में। अब तो लोग कहते हैं कि भाई जब बीजेपी की सरकार आती है तभी सब क्यों होता है, एक सवाल ये भी है। तो एक इशू है जो आज अखबार की सुर्खियां हैं, जिसकी चर्चा आपके सामने मैंने की है। और फिर मोटा मोटी जो यही चर्चा है। कल एक खबर आई कि कल प्रधानमंत्री ने साबरमती रिपोर्ट, एक फिल्म बनी है गोधरा कांड से, तो आप पूरा देश दुनिया अवगत है, जो वहाँ खास करके स्वयंसेवकों की जो गाड़ी जा रही थी उसमें आग लगा दी गई थी। इसमें मुख्यमंत्री थे वहाँ नरेंद्र मोदी, और उसी समय ये बड़ा दुखद कांड हुआ था। पूरी सियासत राजनीति हुई। खैर उसी गुजरात से उभरे और प्रधानमंत्री बने हैं। तो आज फिल्म एक बनी है, उसको कल प्रधानमंत्री ने पूरी कैबिनेट के साथ देखा है। अब कई राज्यों में इस फिल्म को तो देखने का खुला आह्वान कर रहे हैं। उसमें कंगना रनौत भी मुख्य अदाकार हैं, भूमिका निभाई है, जो अभी बीजेपी की एमपी हैं। तो एक ये चर्चा आपके सामने की। आपको ये चर्चा कैसी लगी, अपना कमेंट्स दीजिए और द न्यू वर्ड्स को ज़रूर देखिए। आगे दिन की चर्चा के साथ आपके साथ हूँ। फिर एक अपेक्षा है कि इस चर्चा और मेरी बात कैसी लगी इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।